नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यूजीसी नेट स्ट्रेटेजी का पार्ट 1 हम लोगों ने कल बात की थी, जिसमें 5 यूनिट्स पर मैंने चर्चा की थी। उनके जो सिलेबस है, किस तरह से पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था कल, इसलिए 5 यूनिट्स पर कल चर्चा की थी। रिमेनिंग जो 5 यूनिट्स हैं, यानी यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक, उस पर आज हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 2 के हिसाब से मैंने इसमें लिख दिया है। और ये इस पर भी आज एक वीडियो आएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं यूजीसी नेट 2023 के लिए। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज होने वाली है, तो आप सभी जरूर से जरूर इस वीडियो को देखिएगा। अभी पहले हम स्ट्रेटेजी पे बात कर लेते हैं। ये जो 10 यूनिट्स हैं, इनके नाम हमने लिख रखे हैं। और कल हम लोग चूंकि 5 यूनिट्स पर चर्चा कर चुके थे, इसलिए आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो 6 नंबर यूनिट से चर्चा करते हैं। देखिए, आईआर की 2 यूनिट्स दी हुई है नेट के एग्जामिनेशन में, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में। एक यूनिट तो इंटरनेशनल रिलेशंस पर है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति के जो सिद्धांत हैं उनकी बात की है, कुछ प्रमुख अवधारणाओं की बात की गई है, और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात की गई है। और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं, जो समकालीन चुनौतियां हैं, उनका वहां संदर्भ दिया गया है। एक जो यूनिट है वो पूरी की पूरी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पर, भारत की विदेश नीति पर रखी गई है। और ये यदि हम देखें तो इसकी भी 2 स्लाइड्स मैंने ली है, क्योंकि थोड़ा सिलेबस बड़ा था और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने इसकी बात करनी है। तो भारत की विदेश नीति और इसके डेवलपमेंट को इसमें सबसे महत्वपूर्ण तरीके से बताने का प्रयास किया गया है कि भारत की जो विदेश नीति है वो उत्तर औपनिवेशिक युग में, यानी कि जब आज़ादी प्राप्त हुई है, आज़ादी प्राप्त होने से लेकर वर्तमान समय में किस प्रकार से एक डेवलपमेंट हुआ है उसका, और एक एमर्जिंग पावर के रूप में, उदयमान शक्ति और उभरती हुई जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान। एक चीज मैं जरूर आप सभी से कहना चाहूंगा कि इन दिनों आईआर का जो आर्थिक पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे फिर वो ब्रेटन वुड्स व्यवस्थाओं की बात हो, आईएमएफ का संदर्भ हो, वर्ल्ड बैंक का संदर्भ हो, गैट का संदर्भ हो, या फिर वैश्वीकरण का, उदारीकरण, निजीकरण का संदर्भ हो, या फिर डब्ल्यूटीओ का संदर्भ हो। इवन G20 की जो संकल्पना है वो भी एक प्रमुख आर्थिक संगठन के रूप में की गई थी। हालांकि आज वो एक आर्थिक संगठन से के साथ साथ राजनीतिक प्रकार का संगठन, विश्व की जो ज्वलन समस्याएं हैं उन पर ध्यान देने वाला संगठन के रूप में वो प्रस्तुत हो चुका है। तो इन दिनों जो आर्थिक पर्सपेक्टिव्स हैं, इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव हैं, इकोनॉमिक संदर्भ, उन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और ये चीजें ना केवल जो ट्रेडिशनल हमारा नॉलेज होती है इंटरनेशनल रिलेशंस की, बल्कि जो करंट में चीजें चलती रहती हैं, जैसे कल भी मैंने बात की थी, आज फिर बात कह रहा हूं। और आने वाले दिनों में इस पे मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब पे जरूर लाऊंगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का कोई एक टॉपिक उठाया और उसमें 15-10 मिनट में हमने बात की, कुछ क्वेश्चंस पे बात कर ली, कुछ उसके वन लाइनर क्वेश्चंस जो है उस पर बात कर ली, ताकि मैक्सिमम हम लोगों की तैयारी में हमको मदद मिल सके। ठीक है, तो ये अपने मस्तिष्क में हमेशा ध्यान रखिए कि पेपर का जो ट्रेंड है वो लगातार चेंज हो रहा है। डायनेमिक्स जो है पेपर के, डायनेमिक जो पार्ट है उसमें लगातार क्वेश्चंस में बढ़ोतरी हो रही है। फिर भारत की विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव, विदेश नीति जो लगातार निर्मित होती रहती है, नेहरू युग से लेकर और वर्तमान मोदी युग तक बात की जाती है, तो उसमें क्या क्या विदेश नीति में चेंजेस आए हैं, क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, किस प्रकार से उनका सामना किया गया, क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए, क्या क्या ट्रीटीज हुई हैं, किस प्रकार से प्रगति देखी गई है भारत की विदेश नीति में, आदर्शवाद हुआ है, यथार्थवाद हुआ है। तो वो सारी चीजें हमको देखनी होंगी। और इसके जो सिद्धांत और निर्धारक हैं, फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन, चूंकि भारतीय विदेश नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट रहा है, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और उसकी जो रिलीवेंस है, क्योंकि वैश्वीकरण के बाद इसकी प्रासंगिकता पे बहुत बार चर्चा होती है, साथ ही फिर भारत की परमाणु नीति। तो मुझे लगता है प्यारे विद्यार्थियों की ये वाला जो पार्ट है भारत की विदेश नीति का, ये सबसे जो पेपर के लिहाज से महत्वपूर्ण तो है, लेकिन याद करने में बहुत सरल है, क्योंकि इसमें एक तरह से जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भारत की विदेश नीति का, उस पर हमें चर्चा करनी होती है बहुत आसानी से। विभिन्न जो किताबें हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, जिस पर मैं एक अन्य वीडियो में चर्चा करूंगा बुक्स के बारे में बहुत जल्दी, 1-2 दिन के अंदर ही। तो ये वाला जो पार्ट है लगभग हमारी जो ट्रेडिशनल जो बुक्स है आईआर की, उनमें पार्ट मिल जाता है, दिक्कत नहीं आती। कई बार ये हमने पढ़ा भी है, ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। फिर इसके बाद जो महाशक्तियों के साथ रिलेशंस की बात है, ये वाला पार्ट हमें करना है। भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत चीन, और हाल फिलहाल के वर्षों में जैसे मैंने कहा कि इसका जो करंट पर्सपेक्टिव है वो हमें जरूर याद रखना है। भारत अमेरिका संबंधों में अगर हम देखते हैं तो हाल के दिनों में सैन्य समझौते बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं, चाहे वो लिमोवा एग्रीमेंट हो, चाहे वो कॉमकासा एग्रीमेंट हो, चाहे वो बेका एग्रीमेंट हो। फिर क्वेड की जो अवधारणा आई है, भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया की, इंडो पैसिफिक एरिया में जो रणनीति है, तो इन सारी चीजों को लेकर हमें करंट पर्सपेक्टिव को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ट्रेडिशनल चीजें याद होनी चाहिए, प्राथमिकता है, लेकिन उसका वर्तमान परिदृश्य आईआर में जरूर याद करना होगा। ये इसकी नेसेसिटी है, अनिवार्यता है।
भारत चीन संबंधों में हम देखते हैं कि बहुत सारे विवाद हैं। हाल फिलहाल के समय में कई सारे विवाद उत्पन्न हुए हैं जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है वहां के संदर्भ में, गलवान घाटी के संदर्भ में, पेंगोंगसो झील के संदर्भ में, तो बहुत सारे विवाद भी प्रस्तुत होते रहते हैं, बहुत सारी वार्ता भी चलती रहती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव है। भारत और रूस जो है सदाबहार मित्र के रूप में है, और हाल फिलहाल के समय में जो रशिया का यूक्रेन के साथ संघर्ष चल रहा है, तो उस समय पर भारत की जो डिप्लोमेसी किस प्रकार से है, रशिया के साथ अपने संबंधों को हम किस प्रकार से सहज तरीके से रखने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सारी चीजें, क्योंकि ब्रिक्स में भी हम साथ हैं, रशिया भी साथ है, चाइना भी साथ है, हम भी साथ हैं, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर भी हम लोग साथ हैं सदस्य के रूप में। तो महाशक्ति के साथ संबंध बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इस पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होगी, क्योंकि महाशक्तियों का संदर्भ है, तीनों बड़ी महाशक्तियां, उनके साथ भारत के रिलेशन, और भारत भी इस क्षेत्र में एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में है। एक पूरी वैश्विक पटल पर भारत की जो विदेश नीति है उसकी गूंज सुनाई दे रही है। हाल फिलहाल के वर्षों में एक अत्यधिक सफलतम रूप में भारत की विदेश नीति हमको दिखाई पड़ रही है। फिर बहुध्रुवीय जो विश्व है, चूंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है अब, है ना, द्विध्रुवता का तो संदर्भ ही नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो कई प्रकार के शक्ति केंद्र उत्पन्न हो गए हैं, तो बहुध्रुवीय विश्व है भारत के संदर्भ, तो उसमें यूरोपियन यूनियन को हमें विशेष रूप से याद रखना है। अच्छा, मैंने सितंबर अक्टूबर में कुछ वीडियोस डाले हैं जिनमें यूरोपियन यूनियन पे भी शायद मैंने बात की है, नाटो पे भी मैंने बात की हुई है, कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, तो वो भी प्रीवियस वीडियोस भी आप देख लीजिए, क्योंकि उस समय आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जामिनेशन होने वाला था, तो वहां भी उन विद्यार्थियों के उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कुछ क्लासेस मैं यूट्यूब पे लेकर आया था, उनको प्लीज आप देखिए, यूट्यूब पे पढ़ी है क्लासेस, ठीक है, और उनको देखिए, उसमें बहुत तरीके से 15-20 मिनट में चीजें मैंने बता रखी हैं। आप चाहें तो यूट्यूब में जैसे उसकी थोड़ा सा, चूंकि रिकॉर्डेड रूप में डाला है मैंने तो बहुत जल्दी करा है उसको, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड बढ़ाकर आप देख लीजिए, उसके अपने नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत सुविधा रहेगी। और इसके अलावा आसियान का संदर्भ है, ब्रिक्स है, शंघाई सहयोग संगठन, अफ्रीकन यूनियन, दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय और खाड़ी सहयोग परिषद। तो भारत की जो विश्व राजनीतिक भूमिका है इन संगठनों के साथ किस प्रकार की है, ये इस वाले टॉपिक में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो ये सारे ही टॉपिक हमें याद करने हैं, इसमें कठिन सरल का संदर्भ नहीं है, ये सारे न केवल ट्रेडिशनल जीके का पार्ट है बल्कि इसका वर्तमान संदर्भ भी बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर विदेश नीति में ही जो 6 नंबर की यूनिट है, इसमें विदेश नीति में आगे हम अगर बात करें तो भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध है, इसमें अलग से सार्क का संदर्भ दिया हुआ है, ठीक है। तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ के रूप में, हालांकि वर्तमान समय में इसके सम्मेलन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी सार्क जो है, चूंकि भारत का नेबरहुड फर्स्ट की जो फॉरेन पॉलिसी है, पड़ोस प्रथम की जो विदेश नीति है उसमें, और भारत जो है इस दक्षिण एशिया में एक उप महाद्वीप के रूप में विद्यमान है, तो भारत की सीमाएं जिन पड़ोसी राष्ट्रों के साथ लगती हैं, फिर समुद्री सीमाओं का भी संदर्भ आ जाता है, हिंद महासागर क्षेत्र की तटीय सुरक्षा का भी संदर्भ आ जाता है, तो चाहे पाकिस्तान के साथ संबंध है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इन सबके साथ जो संबंध है उस पर हमें विशेष रूप से जानकारी रखनी होगी। श्रीलंका में लास्ट ईयर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस देखा गया है, उसके बारे में भी हमें विशेष रूप से जानकारी एकत्रित करनी होगी, तब जाके इसमें हम कुछ अच्छा बेहतर प्रदर्शन अपना कर पाएंगे। गुजरात डॉक्ट्रिन बहुत महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन रही है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति, लुक ईस्ट की पॉलिसी, एक्ट ईस्ट की पॉलिसी जो दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में, आसियान के संदर्भ में है, ये विशेष रूप से हमें देखना होगा। और पश्चिम की ओर देखो नीति, जो वेस्ट एशिया का संदर्भ है भारत की विदेश नीति में, हाल फिलहाल के वर्षों में वेस्ट एशिया का बहुत बड़ा संदर्भ हुआ है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, अरब वर्ल्ड जो है, वहां भारत के जो आर्थिक हित हैं, सांस्कृतिक प्रकार के हित हैं, राजनीतिक प्रकार के हित है, भू राजनीतिक और भू सामरिक प्रकार के जो परिप्रेक्ष्य हैं उनको हमें विशेष देखना होगा। फिर उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में भारत की जो वार्ता रणनीतियां हैं, यानी कि जो नेगोशिएशन स्ट्रेटेजीज हैं, कहाँ यूएन में, डब्ल्यूटीओ में, आईएमएफ में, या जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के सम्मेलन होते हैं, तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 26वां सम्मेलन और 27वां सम्मेलन, 27वां सम्मेलन जो अभी 2022 में हुआ है और 26वां सम्मेलन जो 2021 में हुआ था, इन दोनों सम्मेलनों को, और इनमें भारत का जो पक्ष है, भारत की ओर से जो पहल की गई, जो इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, उनको विशेष रूप से हमें देखना चाहिए, ठीक है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, फिर एक बार कह देता हूं कि इसमें जहां भी कुछ ऐसी हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी, मैं YouTube पे इसके कुछ शॉर्ट वीडियोस लाने का प्रयास करूंगा। फिर कुछ कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं, जिसमें समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, प्रवासी और शरणार्थी, जल संसाधन है, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर सुरक्षा कंटेम्प्रेरी पार्ट है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें खुद तो पढ़ना ही है, कुछ मैगजीन से, कुछ वेबसाइट से, कुछ यूट्यूब पर जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि तो मैं भी इनमें कुछ वीडियोस जरूर लाता रहूंगा, क्योंकि अभी 1.5 महीने का समय है आप लोगों के लिए नेट के इस एग्जामिनेशन का, तो डेफिनेटली मैं इसमें कुछ ऐसी चीजें लाने का प्रयास करूंगा जिससे सीमित समय में हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जानकारी प्राप्त हो जाए, ठीक है। फिर इसमें हम आगे बढ़ते हैं और
जो 7th और 8th यूनिट है इसको मैं कंपैरेटिवली सरल मानता हूं। सरल का मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाही करें, इसमें बहुत हमें परवाह करनी है। सरल का मतलब है कि बहुत स्कोरिंग, बहुत इजीली है स्कोरिंग, क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का संदर्भ है, डायनेमिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी की बात है। तो 7 नंबर जो है भारत में राजनीतिक संस्थाएं, ये पूरा का पूरा संविधान और राज व्यवस्था से रिलेटेड है। ठीक है, राज व्यवस्था का पार्ट है, नाम दिया है भारत में राजनीतिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग, फिर संविधान सभा और जो राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान है। अच्छा, संविधान सभा को लेकर भी आजकल बहुत अच्छे कथन, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं कि संविधान सभा में किसी प्रोविजन को लाते समय जो डिबेट्स वगैरह हुई थी, तो कुछ चीजें हमें ध्यान करनी पड़ेगी, क्योंकि संविधान सभा का विवरण बहुत लंबा चौड़ा विवरण है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि अराउंड 11,000 पेजेस से ज्यादा का तो संकलन लोकसभा सचिवालय के द्वारा संविधान सभा की डिबेट्स का संकलन किया गया है। ठीक है, तो अब इतना 1000 पेज तो आप नहीं पढ़ सकते हैं इस पेपर के लिए, लेकिन हमें कुछ मेजर मेजर चीजें वहां देखनी होंगी। चूंकि मेरा यह अध्ययन किया हुआ है, मेरी किताब लिखी थी मैंने 2020 में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से जो संविधान सभा की किताब प्रकाशित हुई थी, तो उसमें डिबेट्स का अध्ययन मैंने करा था संकलन के लिए। तो वो किताब, उस किताब को परचेज करने की आवश्यकता नहीं है आपको, वो वैसे पढ़ने के हिसाब से आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन नेट के पर्सपेक्टिव में नहीं आपको लेना है उसको। उसमें कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं, 5-10 महत्वपूर्ण चीजें जो एग्जामिनेशन के हिसाब से मुझे महत्वपूर्ण लगती है, तो उस पर मैं कभी भी आने वाले समय में चर्चा कर लूंगा। कुछ क्वेश्चन आंसर में उनके ऑब्जेक्टिव पेपर में उनको जो है, जब मैं टेस्ट सीरीज में पेपर्स लूंगा तो उनमें से कुछ चीजें वहां क्वेश्चन के रूप में पूछ लूंगा, तो आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिल जाएगी। और इसके अलावा संविधान का जो दर्शन है, प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य नीति के निदेशक तत्व हैं। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है भारत में जो संविधानवाद है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं, यानी थोड़ा डायनेमिक्स का पार्ट हम कह सकते हैं यहाँ पर। फिर इधर वापस से संविधान संशोधन है, फिर संघ की जो कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनका संदर्भ है। तो टोटली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, इस पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी, एक अच्छा पार्ट है। विभिन्न जो एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, जनरल स्टडीज के हिसाब से भी इसको पढ़ते हैं, यहाँ हमें पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से पढ़ना है, तो इस पर काफी सारे बुक मटेरियल भी उपलब्ध है मार्केट में, काफी आप लोग पढ़ते भी रहते हैं, और फिर मैं इस पर बात भी करता हूँ। इसके लिए जो प्रश्नों का महासंग्रह की हमारी जो सीरीज चल रही है, 26 नवंबर से हमने स्टार्ट की थी, एक सीरीज 1 उसकी हो चुकी है, शायद 19 क्लासेस हुई थी, 300 से ज्यादा प्रश्न मैंने कराए थे पिछले 30 सालों में आरपीएससी के विभिन्न एग्जाम में, आरएस के जो एग्जामिनेशन में पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे। सीरीज 2 जो है वो जनवरी में जल्दी ही मैं शुरू करूंगा, और देश भर के विभिन्न लोक सेवा आयोग में जो क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी के, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आपके एग्जाम होने तक मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस हम उस पर और यूट्यूब के माध्यम से कर पाएंगे, जिससे आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। फिर ये वाला जो पार्ट है उसी का भारत में राजनीतिक संस्थाएं यूनिट 7 ही चल रहा है, ये स्टेट्स की बात है, कार्यपालिका, विधानमंडल। फिर भारत में संघवाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें अप्लाइड पार्ट पूछा जा सकता है, इसमें डायनेमिक्स की बात पूछी जा सकती है, क्योंकि जो पैटर्न है संघवाद के चेंज होते गए हैं, सहकारी संघवाद, सौदेबाजी का संघवाद, विषम संघवाद, राजकोषीय संघवाद, प्रतिस्पर्धामूलक सहकारी संघवाद। तो ये सारे के सारे जो पैटर्न है, इस पर हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि उभरती हुई प्रवृत्तियों की बात आ रही है। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार किसी ना किसी प्रकार का तनाव, किसी ना किसी प्रकार का विवाद कई बार देख लिया जाता है, पर्टिकुलर किसी राज्य के संदर्भ में। जैसा भी पॉलिटी वाली जो करंट अफेयर क्लास थी, उसमें मैंने बताया था कि दक्षिण भारत के 3 राज्यों में 2022 में जो राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के मध्य कुछ ना कुछ विवाद रहे हैं। चूंकि राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, तो राज्यपाल के विवाद को केंद्र और राज्य के संबंधों के तनाव या विवाद के रूप में भी देखा जाता है। दिल्ली के संदर्भ में इस प्रकार का विवाद देखा जाता है, पुडुचेरी के संदर्भ में इस प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं कई बार। तो ये हमें ध्यान रखना है। मैं बार बार कहूंगा ये करंट से रिलेटेड भी चीजें हैं, इसलिए यूट्यूब पे जो भी चीजें इसको लेकर, ऐसी चीजों को लेकर मैं लाता हूं, आपसे आग्रह है, विनम्र आग्रह कि जरूर देख लीजिए। 15-20 मिनट 25 मिनट का वीडियो होता है, फटाफट से उसको देख लीजिए, नोट्स उसके बना लीजिए, निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलेगा, है ना। हम कोई भाई कोई अनावश्यक कोई हम अनावश्यक वीडियो कई बार देखने में या अनावश्यक गपशप करने में, उसमें भी हम बहुत सारा समय नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ तो हम उपयोगी कार्यों में अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस समय को, तो ये डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। फिर उसके अलावा जो इलेक्शन प्रोसीजर है भारत का, इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन रिफॉर्म है, फिर स्थानीय शासन की संस्थाएं हैं, और फिर विभिन्न प्रकार के जो संवैधानिक और वैधानिक निकाय हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेचुरी जो बॉडीज हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो आयोग हैं, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संवैधानिक पद है, और विभिन्न प्रकार के जो आयोग हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है। मैंने फिर से आपको कहा है कि जो आयोग वाले पार्ट होते हैं, ये इनमें इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, किस एक्ट के माध्यम से इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यदि कॉन्स्टिट्यूशन है तो कौन से आर्टिकल्स हैं, यदि कानून के माध्यम से हुआ है तो कौन से कानून से इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, फिर इसमें अध्यक्ष है, सदस्यों की व्यवस्था है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है, त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, हटाए किस प्रकार से आ सकते हैं, और बेसिकली इसके उद्देश्य और कार्यप्रणाली क्या होती है, इस पर हमें याद करना होता है। तो इसमें
बहुत ज्यादा व्यापक मैटर नहीं रहता है, लेकिन इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है पेपर के एग्जामिनेशन से के लिए किसी भी कमीशन की। तो यहाँ पर हमारे पास जो 5-6 कमीशन दिए हैं, इनके बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी लेनी चाहिए। कम से कम मुझे लगता है कि 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इन कमीशन में से पूछे जाते हैं। फिर यूनिट 8 जो है ये डायनेमिक्स का पार्ट है, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं कह लीजिए या गत्यात्मकता कह लीजिए, ठीक है, जो डायनेमिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है। जब मैंने अक्टूबर माह में महारिवीजन क्लास कराई थी पॉलिटिकल साइंस की, तो डायनेमिक्स पे मैंने एक क्लास कराई थी पॉलिटी की, उन क्लासेस को भी देख लीजिए आप कृपा करके, ठीक है। यूट्यूब पे सारा पड़ा है, लाइव सेक्शन में पड़ी है क्लासेस, वीडियो सेक्शन में पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो चूंकि लाइव क्लासेस थी उस समय, तो लाइव वाले सेक्शन में जो रिकॉर्डेड डालते हैं वो वीडियो सेक्शन में रहती हैं। आप लोग तो खुद ही वैसे ही बहुत टेक्निकल कार्यों में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, आज की जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, तो बहुत ही एक्सपर्ट हैं आप लोग। तो यूट्यूब पे सारे वो वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको देखिए, इतनी सारी अच्छी नॉलेज उसमें दे रखी है मैंने, है ना। और मैं आपको कह रहा हूँ कि इसकी स्पीड थोड़ा सा तेज कर लीजिएगा, आपको लगता है कि थोड़ा सा धीरे अगर बोल रहे हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस में थोड़ा धीरे बोलना होता है, हम जानते हैं, है ना। तो स्पीड उसकी बढ़ा लीजिए, अब उसको 1.25 या 1.5 करके देख लीजिए, फटाफट से नोटिंग उसकी कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, है ना। तो ये देखिए, स्टेट और इकोनॉमी और डेवलपमेंट की बात हो रही है। ये मैं बताना चाहूंगा कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा कठिन पार्ट है, इस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। और इस पार्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि सोर्स की जो महारिवीजन क्लास है, उस क्लास को आपको देख लेना है। वहां कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों पे मैंने बात की थी, कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसकी बात की थी। एनसीईआरटी वाली जो किताब है, उस किताब को हम अच्छे से देख लें, जिसमें स्वाधीनता के पश्चात भारत का जो राजनीतिक इतिहास है उस पर बात की गई। उस किताब को अच्छे से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, 2-3 बार उसको पढ़ ले, और वो पतली सी किताब है, एक दिन की सीटिंग में वो किताब पढ़ी जा सकती है, ठीक है। फिर ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है, ग्लोबलाइजेशन वैसे आईआर के संदर्भ में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भारतीय राजनीति के संदर्भ में उसके प्रभाव की बात है। फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, सोशल मूवमेंट्स हैं, और जो नागरिक समाज समूह यानी कि जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनके अंतर्गत ये सब डायनेमिक्स का पार्ट है। और इसके अंतर्गत आगे भी मैंने बात की है यूनिट 8 में, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। भारत में जो रीजनलिज्म की प्रोसेस है, राज्यों की जो मांग है, स्वायत्ता की जो डिमांड की जाती है, उनका जो पुनर्गठन होता है। इसके अलावा भारत में लिंग और राजनीति समानता प्रतिनिधित्व के मुद्दे हैं। भारतीय राजनीति में जाति का, धर्म का, क्षेत्र का, वर्ग का, भाषा का, लिंग का, संस्कृति का, निर्जातीयता का, ये जो मुद्दे हैं, ये सब डायनेमिक्स के पार्ट में। एक बार फिर बोल देता हूं, धर्म का, भाषा का, राजनीति का, क्षेत्र का, वर्ग का, लिंग का, निर्जातीयता का, संस्कृति का, ये जो मुद्दे हैं भारतीय राजनीति में, इन्होंने समाज के मुद्दे हैं, इन्होंने राजनीति को प्रभावित किया है, दलों के निर्माण को प्रभावित किया है, प्रतिनिधित्व और सहभागिता को प्रभावित किया है इन्होंने। तो इनको हमें विशेष रूप से ध्यान करना होगा। फिर पॉलिटिकल पार्टीज की जो आइडियोलॉजीज है और उसका जो सोशल बेसिस है, वो हमें ध्यान करना है, ठीक है। और इलेक्शन जो पॉलिटिक्स है, इसके बारे में, तो ये सारा डायनामिक्स पार्ट है, इसको सबसे ज्यादा महत्व देना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का जो ट्रेडिशनल है, वो हम कहीं ना कहीं पढ़ते रहे हैं, वो याद रहता है, मेरी बात समझने की प्रयास कीजिएगा, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छे से याद रहता है, उसको पढ़ते रहते हैं। लेकिन इस पार्ट पे चूंकि सोर्सेस थोड़ा सा कम होते हैं, और ये पार्ट वो है जिसमें भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में जो बहुत व्यापक रूप से किताबें लिखी गई हैं, उसमें ये जानकारी रहती है, तो हमें कहीं ना कहीं इसकी जानकारी कम होती है। तो वो जहां जिसकी जानकारी हमें कम है, उसे हमें ज्यादा पढ़ना है। यही इस स्ट्रेटेजी का एक बार मूल मंत्र है। जो चीज पढ़ी हुई है उसे रिवीजन करना है बार बार, लेकिन जो चीजें कम पढ़ी हुई है, थोड़ा कठिन है, पहले उनको हमें थोड़ा सा ज्यादा समय उनको देना है, ताकि वो चीजें एक बार हमको याद होना शुरू हो जाए। फिर इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, यूनिट 9 जो है और 10 जो है, वो पब्लिक एड से रिलेटेड है। पॉलिटिकल साइंस के हम विद्यार्थी हैं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूंकि हमारा ही सब्जेक्ट है, हमसे ही अटैचमेंट है उसका, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 9वां जो यूनिट है, वो पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। मैं थोड़ा सा इसको कंपेरेटिवली कठिन मानता हूं, क्योंकि ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, जरूरी नहीं उन्होंने पब्लिक एड को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, या एमए जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस से किया, तो वहां तो हालांकि पब्लिक एड के पोर्शन चला करते हैं, लेकिन वो फिर हम, ठीक है, उस समय बहुत हल्के रूप में हम कई बार पढ़ लेते थे, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है। तो इसमें भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी किताबें आती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। मैं जब किताबें पे और सोर्सेज पर बात करूंगा, उस समय मैं इसकी चर्चा करूंगा। बहुत अच्छी किताबें हैं जिसमें पूरा का पूरा ये सिलेबस हमको मिल जाता है मैक्सिमम। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो अर्थ है, उसका जो इवोल्यूशन हुआ है 1887 से लेकर जो डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट के जो फेजेस हैं, है ना, 1887 1926 तक का, फिर 1927 से चलता है। मिनो ब्रूक का पर्सपेक्टिव आता है, राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण की बात आती है, एल डी वाइट की किताब आती है, वुडरो विल्सन का संदर्भ आता है, ठीक है। वो सारे के सारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं, एल्टन मेयो का जो सिद्धांत आता है, ये सारे के सारे ये ट्रेडिशनल उसमें चलता है। और वर्तमान फिर नवीन लोक प्रशासन है, विकास प्रशासन है, तुलनात्मक प्रशासन है, लोक प्रशासन का जो स्वरूप बदलता गया है, सार्वजनिक और निजी प्रशासन है, ये सिलेबस में सारी चीजें लिखी हुई है ना। मैं यहीं से उन चीजों को बोल रहा हूं, आप ये मानिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। फिर कुछ अप्रोचेस हैं, उनका हमें ध्यान रखना है, और पब्लिक एड के जो कॉन्सेप्ट और उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसकी हमें थ्योरीज जो उसका हमें ध्यान रखना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी है,
रेशनल चॉइस थ्योरी है, नव लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन और वैश्वीकरण उदारीकरण के युग में लोक प्रशासन की बदलती प्रकृति। तो ये वाला जो पार्ट है प्यारे विद्यार्थियों, इस पे विशेष जोर दीजिए क्योंकि ये इजीली किताबों में अवेलेबल है। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये कह रहा हूं कि इजीली किताबों में अवेलेबल है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी किताब हम उठा ले उसमें मिलता है। फिर भी मैं कुछ किताबों का नाम आपको बताऊंगा। उन किताबों को यदि पढ़ेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा और व्यापक हमें समझ उपलब्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हर किताब में देखिए ये सिलेबस के पार्ट है, इसलिए बीए एमए की कोई भी किताब हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उसमें मैक्सिमम ये चीजें मिल जाती हैं। लेकिन चूंकि अभी समय एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड समय है, तो हम कुछ बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, कुछ लिमिटेड किताबों से हमें अभी पढ़ना होगा। तो वो किताबों की जानकारी मैं 2 या 3 दिन में आपको प्रदान करूंगा। फिर ये जो यूनिट 9 है पब्लिक एड की, इसमें भी संगठन के सिद्धांत और नियम है ये विभिन्न प्रकार के, और फिर संप्रेषण है, फिर मैरी पार्कर फॉलेट का और पीटर ड्रकर का जो थ्योरीज है इस पर हमें देखना होगा। ये थोड़ा सा कम पढ़ा गया पार्ट होता है विद्यार्थियों का, इसलिए इसको विशेष रूप से आप जोड़ दीजिए। मैं फिर से कहूंगा ये पार्ट कम पढ़ा हुआ होता है। क्या होता है ना, किताब में जो शुरुआती पेजेस में चीजें होती है वो ज्यादा पढ़ लेते हैं। मैं बता रहा हूँ कि कॉमन जो टेंडेंसी होती है ना, शुरुआती पेजेस में जो चीजें होती है हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, बाद के जो पेजेस होते हैं उनमें हम चीजों को कम पढ़ा करते हैं। ठीक है, ये एक जनरल एक सामान्य जो है टेंडेंसी होती है ह्यूमन साइकोलॉजी की, कि शुरुआती चीजें रिवीजन भी करते हैं तो शुरू के पेजेस से पढ़ना शुरू करते हैं, बाद के पेजेस की तरफ कम ध्यान जाता है। लेकिन यहाँ पेपर में तो कहीं कहीं से भी क्वेश्चन आ सकेगा, तो इन चीजों को थोड़ा हमें ध्यान रखना है। कठिन नहीं है, बार बार मैं कहूंगा कि ये चूंकि थोड़ा कम पढ़ा गया पार्ट है पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों का, पब्लिक एड का ये वाला पार्ट, इसलिए यहां से शुरू कीजिए और फिर उसके थ्योरी वाले पार्ट में आप जो इसका फर्स्ट स्लाइड में था उसमें आप आइए, पहले इसको पढ़िए। फिर ये जो पार्ट है ये अप्लाइड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसे हम गवर्नेंस का पार्ट भी बोलते हैं, अभिशासन का पार्ट बोलते हैं, गवर्नमेंटल स्कीम्स का हम लोग पार्ट बोलते हैं, कल्याणकारी जो योजना है उसका संदर्भ हम लोग बोलते हैं। यानी कि शासन प्रशासन क्या कर रहा है जन सामान्य के लिए, क्या बेहतरी के लिए क्या क्या योजनाएं लाई जा रही है, उन सब पर ये बात करता है। इसमें कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात होती है, कुछ प्रैक्टिसेस की इसमें बात हुआ करती है। देख लेते हैं हम। तो इसमें शासन, सुशासन, लोकतांत्रिक शासन, राज्य की भूमिका, नागरिक समाज और व्यक्ति, ये तो थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद ये जो उत्तरदायित्व नियंत्रण, और ये वाला बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, यहां से कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण, प्रशासनिक बस्तीय नियंत्रण, संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण। तो ये वो पार्ट है जो हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, जैसे कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के जो संसदीय उपकरण है, जिसमें प्रश्न पूछना है, शून्यकाल है, काम रोको प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव है, या जो संसदीय समितियां हैं, चाहे वो लोक लेखा समिति है, प्राकलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति है, तो वो यहां पर भी हमको पढ़ना होता है। तो ये कॉमन पार्ट है जो हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी दोनों में हमको मिलता है। फिर विधायिका कार्यपालिका पर जो न्यायिक नियंत्रण का संदर्भ है बहुत महत्वपूर्ण रूप से, जैसे जुडिशियल रिव्यू का संदर्भ आता है, या विभिन्न प्रकार की रिटें न्यायपालिका के माध्यम से जारी की जाती हैं कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जो रिटें जारी होती हैं, तो वहां इनका संदर्भ है। ये एक बिल्कुल अलग सा पार्ट है, प्रशासनिक संस्कृति, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार, इसको बिल्कुल अलग करके आपको अध्ययन करना होगा। और साथ में प्रशासनिक सुधार के लिए ये आप चीजें इससे जोड़ सकते हैं, जो कि सुशासन, क्योंकि ये चीजें सुशासन की ओर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का झुकाव प्रस्तुत करती हैं। तो इसमें जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है सुशासन का, जिसमें आरटीआई है और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सिटीजन चार्टर है, ठीक है, और शिकायत निवारण प्रणाली में जो लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्था है उसका हमें अच्छे से अध्ययन कर लेना होगा। ठीक है, और इसमें लोकपाल को लेकर तो जो कानून बना है, तो कानून के प्रावधान, उसकी संरचना लोकपाल की, और क्या क्या जो है उसका विचार क्षेत्र किस प्रकार, कार्य क्षेत्र किस प्रकार का है, कार्यकाल क्या है, पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, वो सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। सूचना के अधिकार में जो 2019 में सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधन हुआ है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उसको हमें पढ़ लेना होगा। तो ये पार्ट अपेक्षाकृत रूप से इजी पार्ट है गवर्नेंस का, मतलब आसानी से याद हो सकता है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। ठीक है, फिर उसके अलावा ये वाला जो पार्ट है इसमें ग्रास रूट गवर्नेंस है, पंचायत राज संस्था, उनकी कार्यप्रणाली हम सब जानते हैं। पॉलिटी वाले पार्ट में स्थानीय स्वशासन हमने देखा है, और वहां नगरीय शासन भी हमें पढ़ना पड़ता है। यहाँ बेसिकली पंचायत राज संस्थाओं का संदर्भ है, तो वही चीजें हमें ध्यान रखनी है। 73वां 74वां संशोधन दोनों के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए, वो हमें देख लेना है। और फिर ये वाला जो पार्ट है ये विशुद्ध रूप से अप्लाइड पार्ट है, जो कि गवर्नेंस की योजनाएं बनती है। ठीक है, तो ये तो यदि आप जीके के हिसाब से, या कोई इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा है, या सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लगातार जो है आप पढ़ते हैं, जो प्रधानमंत्री योजनाओं के माध्यम से, या विभिन्न प्रकार की जो स्वास्थ्य संरक्षण की योजनाएं हैं, एजुकेशन की योजनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की आवासीय प्रकार की योजनाएं हैं, या दिव्यांगजन सशक्तिकरण की योजनाएं हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक संदर्भों में जो योजनाएं प्रस्तुत होती हैं उनका यहाँ पार्ट है।
तो मुझे लगता है कि इसमें मैटर बहुत व्यापक रूप से पढ़ने की बजाय आपको थोड़ा सा ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल्स इसमें सर्च करने चाहिए, या कोई ऐसी वेबसाइट सर्च करनी चाहिए जिसमें इसके 200-500 इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस दिए हों जो करंट पर आधारित हों और उन्हें हम सॉल्व कर सकें, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अभी चूंकि फरवरी के एग्जाम के लिए समय कम है, तो थोड़ा सा हमें समयबद्ध और बहुत ही प्लान होकर काम करना पड़ेगा। जून में जो देंगे एग्जाम, वो थोड़ा सा इनके बारे में कुछ लिटरेचर जो मिलता है उसमें बात कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैगजीन्स आती हैं जिसमें अलग अलग सेक्शंस बने हुए होते हैं। पॉलिटी का सेक्शन अलग है, आईआर का अलग है, आर्थिक अलग है, साइंटिफिक घटनाक्रम अलग है, और योजनाओं के अलग दिए होते हैं, तो वो हम इसमें सहायता ले सकते हैं। ठीक है, फिर रिसोर्सेज और बुक्स में मैं बात करूंगा ही, तो ये हम देख सकते हैं। और फिर लोक नीति की निगरानी और मूल्यांकन, शासन विधि को उत्तरदायी बनाने की क्रियाविधि, जन सुनवाई और सोशल ऑडिट। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये एक ओवरऑल विश्लेषण है यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है उसकी जो 10 यूनिट्स है पॉलिटिकल साइंस की, किस प्रकार से हमें करना है, क्या चीज हमें करनी है, और मेरी तरफ से यूट्यूब पर और पॉलिटिजोन ऐप पर क्या क्या चीजें लाई जा रही हैं उसके बारे में बताते जा रहा हूं आप लोगों को। आज ये पहले सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, कुछ समय बाद ही आज एक वीडियो और आएगा, वो वीडियो जरूर थोड़ा शॉर्ट वीडियो होगा 5 या 10 मिनट का, क्योंकि उस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो 10 जनवरी से टेस्ट सीरीज में प्रारंभ करने जा रहा हूं यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए, उस टेस्ट सीरीज में क्या क्या चीजें होंगी, क्या उसकी क्वालिटीज होंगी, और टेस्ट सीरीज किस प्रकार से आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगी, कितना उपयोगी रहेगी, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले अभी ये वाला वीडियो आप देखिए, और ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस का जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ भी मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा रहा हूं। साथ साथ ही जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में जो कोर्स है टेस्ट सीरीज का, उस पर भी मैं इसको उपलब्ध कराऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाएगा और ऐप पर भी आ जाएगा ये पूरा सिलेबस। इसको अच्छे से देख लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया है यहाँ, तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मिलता हूं आप लोगों से। खूब तैयारी कीजिए, और बिल्कुल नव वर्ष में नई उम्मीदें, नए उत्साह, नए उमंग, नई स्फूर्ति के साथ, और बिल्कुल बहुत अच्छी मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए, नौकरी प्राप्त कीजिए। मिलता हूं, नमस्कार, धन्यवाद।